नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस चौथे एपिसोड के पांचवें क्रम में और कुल मिलाकर के क्लास नंबर 93 पर मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं। हमारे एक उड़ीसा से साथी हैं कौशिक बोडा जी। उन्होंने आज बहुत अच्छा एक प्रश्न हमसे किया कि सर, एक ही रोग में अगर एक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार के रोगी हमको मिलते हैं तो क्या डोज में परिवर्तन किया जाएगा या दवाओं में परिवर्तन किया जाएगा। कौशिक बोरा जी का ये सवाल है और मैं कौशिक बोरा जी के पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कौशिक जी लाइन पर हैं, धर्मराज यादव जी भी लाइन पर हैं, तेजपाल गंगवार जी भी लाइन पर हैं और लगभग 9 साथी इस समय ऑनलाइन हमारे साथ हैं। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एक रोग, हालांकि दिन में मैं आपसे इसी पर चर्चा कर रहा था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक विकल्प के रूप में कैसे माना जाए, कैसे देखा जाए, जिस पर आप सब गूगल मीट पर हमसे जुड़े थे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते आप सब के नेटवर्क प्रॉब्लम थे, आपकी आवाज़ें भी मेरे पास तक बहुत दिक्कत के साथ आ रही थी। इस नाते मैंने आज पहले दिन प्रयोग के तौर पर बहुत ही शॉर्ट में 20 मिनट के बाद मैंने उस क्लास को बंद किया। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूं कि प्रत्येक रविवार को 12:30 बजे से 1:30 बजे तक ये मेरा समय रहेगा गूगल मीट ऐप पर, और गूगल मीट ऐप पर विषय मैं लेकर के आऊँगा। उस विषय को आप पूरे ध्यान से सुने, अपने माइक को तब तक ऑफ रखें जब तक मैं बोलता हूँ, और उसके तुरंत बाद जब मैं आपसे ये कहूँ कि अब आप अपने सवाल कर सकते हैं तो आप अपने माइक ऑन करके हमसे सवाल करें। लेकिन सवाल केवल उसी विषय पर होगा जिस विषय पर मैं चर्चा करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं चर्चा कुछ कर रहा हूं और आप कुछ सवाल कुछ कर रहे हैं। ध्यान रखें कि ठीक उसी तरीके से जैसे जो क्लास चल रहा है उस क्लास से संबंधित सवाल अगर आपके होंगे तो मुझे जवाब देने में उस समय आसानी होगी। इसलिए जब भी रविवार को मैं गूगल मीट ऐप पर आपसे मिलने आता हूं या हमारी आपकी चर्चा होती है तो जिस विषय को लेकर के मैं आता हूं उस विषय पर आपकी चर्चा होनी चाहिए और उस विषय पर आपके सवाल होने चाहिए। अजय कुमार जी नमस्कार, आपका प्रणाम स्वीकार है। रॉबिन सिंह जी आपका भी नमस्कार। डॉक्टर रफीक जी आपका भी नमस्कार है। रॉबिन प्रताप सिंह जी भी लाइन पर हैं। सीमा पांडे जी इलाहाबाद से हैं। डॉक्टर मुकेश मैकवार जी हैं। सुनील चौरसिया जी भी लाइन पर आ गए हैं। राजेश कुमार तिवारी जी भी हैं। डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा जी आप सब लाइन पर हैं। बिमल बिहारी जी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे लाइन पर हैं। बिमल बिहारी लाल जी भी हैं लाइन पर। डॉक्टर रफीक जी के साथ रॉबिन जी, अजय जी, डॉक्टर ब्रिजकिशोर जी, बहुत से साथी हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं। डिम्पल कपूर जी भी लाइन पर आ चुके हैं। डॉक्टर मोहन कुमार कमल जी भी लाइन पर हैं। चलिए आप सब आते रहिए, आपके नाम पढ़ूंगा तो मैं विषय से दूर हट जाऊंगा। आप सबका नमस्कार स्वीकार है, आप सबका प्रणाम स्वीकार है और आप सब मेरी बात को ध्यान से सुने। तो कौशिक बोरा जी ने यह सवाल किया था कि सर, अगर एक ही रोग पर मान लीजिए कि कोई एक रोग लेकर के किसी डॉक्टर के पास आता है और वो एक्यूट रोग है। उनका कहना यह है कि रोग अगर एक्यूट है तो आपने जो दवा बताई या जो फार्मूला आपने बताया उस फार्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं और रोगी को लाभ मिल रहा है। लेकिन जब कोई उसी रोग से संबंधित हमारे पास क्रॉनिक केस आता है तो हम क्या करें? क्या हम दवा बदलें, दवा का चुनाव बदलें या डोज बदलें? तो पहले इसका जवाब। सवाल कौशिक बोरा जी का है, लेकिन इस समय हीर सिंह जी भी हमारे लाइन पर हैं। राजकुमार मिश्रा जी भी लाइन पर आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी। तो सवाल यह है कि क्या एक्यूट और क्रॉनिक में हम दवा का चुनाव अलग अलग करेंगे? नहीं। अगर
आपके पास बुखार का एक्यूट रोगी आता है तो जिस दवा का चुनाव आपने एक्यूट के लिए किया है, अगर क्रॉनिक में कोई बुखार का रोगी आता है तो दवा आप बुखार में भी वही देंगे। कारण इलेक्ट्रोहोपैथी में हम क्रॉनिक और एक्यूट की डिफिनीशन को अलग नहीं करते। इलेक्ट्रोहोपैथी में हम अंग्रेजी के नामों के रोग की व्याख्या से दवाओं का चुनाव नहीं करते। इलेक्ट्रोहोपैथी में हम पॉजिटिव, निगेटिव या डाइल्यूशन के आधार पर दवाओं का चुनाव नहीं करते। इलेक्ट्रोहोपैथी में हम औषधियों का चुनाव रोगी के रोग से संबंधित अंगों के आधार पर करते हैं। तो जब अंग एक्यूट में रोग लेके आया है तो भी हमारे दवा का नाम वही होगा, और जब रोग क्रॉनिक में लेकर के अंग आया है तो भी दवा का नाम वही होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो 38 दवाएं हैं, ये दवाएं अंगवार कार्य करती हैं। और चूंकि ये कार्य क्यों करती हैं, मैंने बार बार आपसे कहा है कि इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियाँ ये प्लांट की कोशिकाओं की एंजाइम्स हैं जिनका हम एक्सट्रैक्ट प्राप्त करते हैं, और ये एंजाइम्स हमारे मानव के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन सेल्स में जो एंजाइम्स कार्य करते हैं, जब उन एंजाइम्स की कमी हो जाती है, उनके कार्य करने की क्षमता में कहीं कोई एब्रिएशन आ जाता है, वो कम या ज़्यादा हो जाता है, तो एज ए मोटिवेटर, एज ए रिएक्टर, एज ए कैटालिस्ट हम प्लांट एंजाइम्स का उपयोग अपने शरीर पर करते हैं। और जैसे ही हम उस प्लांट एंजाइम का प्रयोग अपने शरीर पर करते हैं तो ये हमारे बॉडी के उन कोशिकाओं में जहाँ पे इस एंजाइम्स की कमी होती है वहाँ जाके इसकी पूर्ति करते हैं, और उस संबंधित अंग की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज एज ए कैटालिस्ट वहाँ पर ये प्रमोट कर देते हैं और कार्य आरंभ हो जाता है। इस कारण से हमें एक्यूट और क्रॉनिक में दवाओं का चुनाव एक ही करना है। अब बात आती है डोज की। एक्यूट रोग में मैं रमाशंकर जी के साथ जब था तो वो कहते थे कि अनिल, दवाओं को देने में कंजूसी मत करना। जब वो लिखे कि इसमें 40-40 गोली डाल दीजिए, क्योंकि उस समय गोलियों का ज़माना था, हम लोग गोली को डिस्टिल वाटर में घोलते थे, घोल करके उसमें निशान लगाते थे, और निशान लगा के रोगी से कहते थे कि इस निशान तक आपको दिन में 3 बार इसको ख़त्म करना है। तो पहले हम लोग गोलियों को बोतलों में भर के रखते थे, फिर शीशी में ले लेके अपनी क्लिनिक पर आते थे और उसमें से निकाल के रोगी को देते थे। जमाना बदला, थोड़ा सा प्रगति बदली, थोड़ा सा हमारा एक ट्रेड बदला, तो हमने गोलियों के बजाय डिस्टिल वाटर को अपनाया। डिस्टिल वाटर में पहले भी गोलियां घोली जाती थी और अब हम डिस्टिल वाटर में सीधे रोगी को ही देते हैं। तो रमाशंकर जी ये कहते थे कि अनिल, दवाओं को देने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जब क्रॉनिक एक्यूट रोग का रोगी हमारे पास आता है, यानी तात्कालिक रोग को लेकर के कोई रोगी हमारे पास आता है, तो उसके रोग पर नियंत्रण करने के लिए हमको डोज की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई पेट दर्द का रोगी आया, या डायरिया का रोगी आया, या बुखार का रोगी आया, और उसको 2-3 दिन से ये समस्या है, तो 2-3 दिन की उस समस्या पर हम जब डोज अधिक बढ़ा देंगे, दवाओं की मात्रा अधिक। बीच में एक फ़ोन आ गया था तो मेरा आपसे कॉन्टेक्ट कट गया था। बार बार नोटिस के बाद भी फ़ोन करने के लिए लोग आतुर रहते हैं। मैं समझता हूं कि या तो लोग मेरी नोटिस को पूर्व में पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर जानबूझ करके मेरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। एक्यूट में जब रोगी हमारे पास आता है तो हमको ये मान के हम चलते हैं अपनी थियोरी के आधार पर कि इसके बॉडी के संबंधित अंग की कोशिकाओं में एंजाइम्स की अभी बहुत जल्दी कमी हुई है। तो जब हम डोज बढ़ा देते हैं, हम तात्कालिक रोगी को 30 बूंद से 40 बूंद या 25 बूंद से 40 बूंद तक के बीच में उसको देते हैं, तो हम रोगी के शरीर में तात्कालिक एंजाइम्स की पूर्ति को बहुत जल्दी कर देते हैं, जिसको हम इंस्टेंट कहते हैं। हमारे एक साथी, युवा साथी हैं, नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से बड़ा विवाद होता है। जब मैंने उनको अपने जीभ वाले रोगी जिसको कैंसर हुआ है, और आप सब ने उसकी फ़ोटोग्राफ देखे हैं, बहुत अच्छा रिकवर हुआ है, लगभग 90% वो रोगी रिकवर हो गया है। 100% रिकवर होने के बाद मैं उसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा। तो जब उन्होंने उस फोटोग्राफ्स को देखा और उस वीडियो को देखा, तो उन्होंने मेरे पास एक सवाल किया
कि आप कह रहे हैं कि अभी हमने इसको 1 महीने से दवा दिया है और इसको ये लाभ हुआ है, तो फिर ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंस्टेंट रिजल्ट का क्या मतलब है? अब इंस्टेंट रिजल्ट, मैं अगर उनसे सवाल करूं कि आप जिस कैंसर इंस्टीट्यूट की बड़े बड़े दावों की बात करते हैं और आप कहते हैं 3rd स्टेज पर रोगी हमारे यहाँ दर्द से चिल्लाता हुआ, छटपटाता हुआ आता है और हम उसको इंस्टेंट लाभ देते हैं, इंस्टेंट लाभ आप किस बात का देते हैं? इंस्टेंट लाभ आप उसको देते हैं दर्द से कमी में। उसकी कोशिकाएं तुरंत आप नहीं बना पाते, उसके रोग को आप तुरंत दूर नहीं कर पाते। आप ये कहते हैं कि अगर दर्द से छटपटाता हुआ 3rd स्टेज का रोगी आपके यहाँ आ रहा है तो आप उसको आराम से मरने देते हैं, यानी मौत की तरफ आप तब भी ले जा रहे हैं लेकिन आप उसे आराम से ले जा रहे हैं। आपका कहना यह है, नाम नहीं लूंगा, आप सब विद्वान हैं, समझते हैं। चूंकि उन्होंने ये सवाल मुझसे किया था व्हाट्सएप पर कि आप जीभ के रोगी को 1 महीने से दवा दे रहे हैं और आप इतने करीब तक लाभ तक पहुंचे लेकिन आपने इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिया, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में इंस्टेंट रिजल्ट का तात्पर्य ये होना चाहिए, या मैं ये मानता हूं कि जब हमारे पास कोई क्रॉनिक डिजीज का रोगी हमारे पास आता है और हम उसके 20 साल 25 साल या 10 साल या 12 साल या हम ये मान लें पिछले 2 साल से वो कोई रोग है जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से लौट करके हमारे पास आया है, तो जब रोगी हमारे पास आता है और हम उसको पहला डोज 1 सप्ताह का देते हैं और 1 सप्ताह बाद जब रोगी आता है तो कहता है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, तो क्या ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं हुआ? इसी को इंस्टेंट रिजल्ट कहते हैं कि 2 साल से दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के भरोसे भटकता हुआ रोगी जब हमारी शरण में आता है और हम उसको अपने फार्मूले पर दवा देते हैं और अगले 1 सप्ताह बाद जब वो दोबारा मेरे क्लिनिक पे आता है तो मुस्कुराता हुआ आता है और कहता है हम पहले से बेहतर फील कर रहे हैं, इसे इंस्टेंट रिजल्ट कहते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट का तात्पर्य ये नहीं है कि दर्द से छटपटाता हुआ रोगी आया और हमने उसको दवा दे दिया, उसको दर्द में आराम मिल गया और आपने कह दिया हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंस्टेंट रिजल्ट दे दिया। आप एक तरफ कहते हैं कि रोगी, कैंसर में रोगी मरते हैं 3rd स्टेज में, हम उनको बचा नहीं सकते। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कामयाबी तब मानेंगे जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैंसर को हम ठीक करके रोगी को हंसते हुए देखना चाहें। हम रोगी की मौत की इंतजारी क्यों करते हैं भाई? हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक भी बनते हैं और हम ये कहते हैं कि हम उसको मरते समय से बेहतर हंसते हुए मार रहे हैं। ये कौन सी दवा है? पैसा तो आप ले रहे हैं 80,000 एडवांस में, संस्थान का बड़ा बड़ा बोर्ड है, आपके बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, तो फिर इंस्टेंट रिजल्ट के नाम पर आप उसको बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? इंस्टेंट रिजल्ट तब माना जाए जब रोगी की कोशिकाओं में फीलिंग शुरू हो जाए और 15 दिन 20 दिन या 1 महीने में आपको उसका परिणाम दिखाई पड़ने लगे, उसके फोटोग्राफ्स आपको दिखने लगे। जैसे मैंने आपको जीभ की पहली रिपोर्ट भेजी और जीभ की 1 महीने की बाद की रिपोर्ट भेजी, तो 1 महीने में हमने वो रिजल्ट दिया जो पिछले 5 सालों में कोई अन्य चिकित्सा पद्धतियां नहीं दे पा रही थी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंस्टेंट रिजल्ट हम इसको मानते हैं। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब हम बात करते हैं कि हमारी औषधियां तुरंत कार्य करती हैं, तो कार्य तो ये तुरंत ही करती हैं। हम जब एक्यूट रोग में 3 दिन में लाभ ले लेते हैं, डायरिया के रोगी को हम ग्लूकोज का बॉटल नहीं चढ़ाते हैं और डायरिया के रोगी को हम केवल दवा पिला करके और उसको दिन भर में ठीक कर देते, तो ये इंस्टेंट रिजल्ट ही तो है। अगर हमने किसी रोगी को, फिलहाल मेरे पिछले 36 वर्षों के अनुभव में मैंने किसी भी डायरिया के रोगी को स्लाइड चढ़ाने का या ग्लूकोज की बोतल को चढ़ाने का हमने कोई प्रयास नहीं किया। हमने कभी उसको सलाह नहीं दी कि आप कहीं जाकर के ग्लूकोज की बोतल चढ़वाएं या इसमें आप दवाइयां मिला करके ले। हमने उसको अपने ही दवाओं से ठीक किया और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद हमने रोगी को भोजन भी कराया, रोगी का डायरिया बंद भी कराया। तो ये है इंस्टेंट रिजल्ट। जहां पे हमको इंस्टेंट रिजल्ट की जरूरत होती वहां पे ये दवाएं इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। लेकिन हम किसी क्रॉनिक डिजीज में अगर ये कहें कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये हमारे सोचने और समझने की एक गलत प्रक्रिया है। हमको इस पर विचार करना होगा, हमको इस पर मनन करना होगा। सिर्फ अहंकार भरी बातों को करने से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम चिकित्सक नहीं कहलाएंगे। हम अगर किसी रोग पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक ही फार्मूले पर अगर हम 50 रोगियों को ठीक कर ले जाएं, तब वो फार्मूला एक कामयाब फार्मूला माना जा सकता है। हमने एक रोगी को दिया, किन्हीं कारणों से उसका रोग ठीक हो गया। तमाम एक्जिमा के आप लोग फोटोग्राफ दिखाते हैं, तमाम जो है सोरासिस के आप लोग रिजल्ट दिखाते हैं। कई लोग
तमाम तरह के कैंसर के फोटोग्राफ हमारे पास भेजते हैं और कहते हैं मैंने इस पर ये दवा दिया, ये रिजल्ट मिला। स्वाभाविक है कि वो रिजल्ट आपको मिला होगा, आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा दी होगी और अच्छा काम किया होगा। लेकिन जब वो फार्मूला 50 रोगियों पर वही रिजल्ट दे, तब आप उसको सटीक फार्मूला मान लीजिए। मैं आपको जितने फार्मूले बता रहा हूं, ये लगभग 50 से 55, 60, 70 रोगियों पर प्रयोग करने के बाद मैंने इन फार्मूलों को आप तक पहुंचाया है, और तब आप उसका रिजल्ट बहुत अच्छा पा रहे हैं। इस नाते कोई भी साथी ये कहे कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सिर्फ फार्मूले को हवा के तीर में मार देते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे फार्मूले अगर हवा के तीर में मारने वाले होते तो शायद आपको उसका रिजल्ट ना मिलता। इस नाते अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक हैं तो डोज एक्यूट रोग में आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब जब रोगी हमारे पास क्रॉनिक आता है, कौशिक बोरा जी इसको ध्यान से सुने, कि जब रोगी हमारे पास वही रोग लेकर के क्रॉनिक में आता है तो हम उसको एक नॉर्मल डोज से शुरू करेंगे, और नॉर्मल डोज पर पहले हम 15 से 20 दिन का उसका रिजल्ट देखेंगे। सपोज कीजिए कि हमने किसी रोगी को सर दर्द उसका 2 दिन का था तो हमने उसको 40-40 बूंद पिला दिया, और अगर उसका सर दर्द पिछले 4 साल से है, लगातार वो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की दवाइयां कर रहा है, उसका सर दर्द नहीं जा रहा है, तो जो फार्मूला आपने एक्यूट में दिया था 40-40 बूंद, वही फार्मूला आप क्रॉनिक में 15 बूंद से शुरू कीजिए। और 15 बूंद जब आप देंगे तो 15 बूंद करके जब आप देंगे तो एक सप्ताह में वो 15 बूंद जाकर के रोगी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के एंजाइम्स को सारी कोशिकाओं तक समाविष्ट करेगा और फिर काम करना शुरू करेगा। यानी एक सप्ताह तक रोगी आपको प्लस माइनस की कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएगा। और फिर जब आपको ये लगता है कि अब रोगी को हम 15 बूंद एक सप्ताह दे चुके हैं, तो अब आप उसमें क्या करेंगे कि 5 ड्रॉप बढ़ा देंगे, यानी 15 ड्रॉप से आप 20 ड्रॉप कर देंगे, और 20 से 25 ड्रॉप फिर आपका ये मानक चलेगा। और क्रॉनिक रोग में आपको दवा कम से कम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से 3 माह तक आपको रोगी को देना है। कौशिक बोरा जी ने एक सवाल और किया कि जब रोग समाप्त हो जाए तो दवा आगे कितने दिन चलाना चाहिए। रोगी का रोग समाप्त भी हो जाए लेकिन उस अंग की कार्य क्षमता नॉर्मल से नॉर्मल ना हो पाए और रोगी अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे, फिर भी आप रोगी को सलाह दें कि अभी आप हमारी दवाओं को 3 महीने तक कंटिन्यू रखें। किसी भी क्रॉनिक रोग के समाप्त होने के 3 महीने तक आपको दवा देनी है। एक्यूट रोग में रोगी ठीक हो गया, रोगी फिर आपके पास उस रोग को लेकर नहीं आएगा, चला जाएगा, उसका बुखार ठीक हो जाएगा, उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा, उसकी पेचिस ठीक हो जाएगी, उसकी डायरिया ठीक हो जाएगी, उसके मुहासे ठीक हो जाएंगे, आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे, या पेट दर्द सही हो जाएगा। तो वहां तक तो बात समझ में आती कि आप 1 सप्ताह 10 दिन की दवा खिलाने के बाद आप बंद कर दें। लेकिन क्रॉनिक डिजीज में रोग को समाप्त करने के बाद भी आपको 3 माह तक दवा देनी है। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक सटीक फार्मूला जो मेरे अपने अनुभव से आया है, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। हमारे कुछ साथी कैंसर पर और हीमोफीलिया पर फार्मूले पूछ रहे थे। साथियों, मैं फार्मूला बताने को भी तैयार हूं और आपसे प्रयोग कराने को भी तैयार हूं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं कोई फार्मूला सार्वजनिक तभी करता हूं जब मैं उसको कम से कम 10 से 25 रोगियों पर उसको आजमा लेता हूं। क्योंकि मेरे पास अभी कैंसर के मात्र 5 केस ऐसे आए हैं जिन पर मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो अभी मैं खुद श्योर नहीं हूं कि मैं इस रोग पर कितना माहिर हूं। इस नाते मैं आपको यह सलाह देता हूं कि रोगी अगर कैंसर का रोगी है या कैंसर से संबंधित है, कोई भी आपको लगता है, डाउट लगता है कि कैंसर की ओर बढ़ रहा है इसका रोग, तो आप एक बार, चाहे उसका 1000 रुपया या 2000 रुपया किराया खर्च हो, एक बार आप उसको मेरे पास भेज दीजिए। मैं उसके अपने हिसाब से उसको एग्जामिन कर लूँ। एग्जामिन करने के बाद उसकी औषधियां मैं बना करके आप उसको दूंगा, फिर बाकी दवाएं कुरियर से उसके पास जाती रहेंगी। जब तक मैं कंफर्म न हो जाऊं कि मैं 25 रोगियों को ठीक कर चुका हूं, तब तक मैं उस फार्मूले को सार्वजनिक नहीं कर पाऊंगा। हीमोफीलिया में भी यही स्थिति है कि हीमोफीलिया के रोगी, हीमोफीलिया पर हालांकि मैंने 50 से अधिक रोगियों पर इसका प्रयोग कर लिया है और सफल प्रयोग किया है, लेकिन हीमोफीलिया के फार्मूले को सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहा हूं कि लोग बैकडोर से हीमोफीलिया का फार्मूला मुझसे कहलवाना चाहते हैं, और वो इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि वो खुद देखना चाहते हैं कि हीमोफीलिया का रोगी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने ठीक किया है तो क्या वो ठीक कर सकते हैं कि नहीं।
भाई जमाना है, मैं आपको सारे फार्मूले बता रहा हूं तो इन दोनों रोगों के फार्मूले भी बताऊंगा, लेकिन जरा रुके रहिए। हमारे जो वरिष्ठ विशेषज्ञ लोग हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, अपने आप को शहंशाह कहते हैं, जरा उनको कुछ दिन दिमाग हीमोफीलिया पर और कैंसर पर लगा लेने दीजिए। अनिल श्रीवास्तव तो आपके लिए पिछले 6 महीने से शुरू हैं और अभी आगे बहुत दिन तक आपके साथ रहेंगे। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, इस नाते मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मैं पहले से अपने आप को बेटर फील महसूस कर रहा हूं, पहले से मैं अपने आप को अधिक जवान महसूस कर रहा हूं। यही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट का तात्पर्य आपकी संवेदनाएं, हालांकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जहां पे हम स्नेह और प्रेम व्यवहार की बात करते हैं, आप सबके स्नेह और प्रेम व्यवहार जो पिछले 6 माह से मुझे मिल रहा है, जिससे तमाम लोगों को बुखार भी चढ़ रहा है, तमाम लोगों को सरदर्द भी हो रहा है कि अनिल श्रीवास्तव की इतनी पब्लिसिटी क्यों बढ़ रही है, ये आपका स्नेह और प्यार है कि मैं दिन ब दिन अपने आप को 56 वर्ष से नीचे आता जा रहा हूं, मैं अपने आप को 40 वर्ष का युवक महसूस करने लगा हूं। और ईश्वर करे कि आप सब मेरे साथ बने रहें, आप सबका स्नेह और प्रेम मेरे साथ लगा रहेगा, तो मैं दिन ब दिन इतना जवान होता जाऊंगा कि मैं आपके साथ बहुत दिनों तक आपका साथ दूंगा। जो हमारे न्यू कॉमर्स हैं, मैं उनके साथ भी लंबे समय तक रहूंगा। अभी कुछ स्वस्थ रहने के फार्मूलों पे चर्चा मैं किसी दिन आपसे करूंगा, खुल करके चर्चा करूंगा। स्वस्थ रहने के जो फार्मूले मैंने अपने जीवन में अपनाए हैं, मैं उन फार्मूलों पर आपसे चर्चा करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे जीवन पर, अगर आप में से कोई भी चिकित्सक मेरी किताब लिखना चाहे, मेरे ऑटोबायोग्राफी को लिखना चाहे, तो उनके लिए भी एक नसीहत होगी कि वो मेरे बारे में कुछ लिख सकें। सतपाल जी और शशिकांत भारद्वाज जी, समीर पात्रा जी, टिकेश्वर बर्ग जी, डॉक्टर एपी सिंह बिसेन जी, अरुण श्रीवास्तव जी, मोहम्मद सैकिया जी, बहुत से साथी हमारे पास इस समय लाइन पर हैं। दत्त जी, अवधेश शर्मा जी हैं लाइन पर, जल्द नंदल जी हैं जो पहली बार हमारी लाइन पर आए हैं, डॉक्टर यनपंथ जी, आप सब इस समय मैं देख रहा हूं कि लगभग 50 से ऊपर हमारे साथी ऑनलाइन पर हैं। तो एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के बारे में, इंस्टेंट रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया और डोज भी बताया। हमारे एक साथी ने कहा था कि सर डेली वेजेस के रोगों पर आप चर्चा करें। डेली वेजेस पर, डेली वेज का मतलब आने वाले लगातार प्रतिदिन कुछ न कुछ नए रोगों से लोग पीड़ित होते हैं और उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। मैं चूंकि इस समय मैं ऑनलाइन हूं, मैं आपके सवालों को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन हम चर्चा इस पर करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने आपसे इंस्टेंट की बात की और डोज की बात की। अब मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से बहुत गंभीर होकर आपसे कहना चाहता हूं। आप में से बहुत से साथी अपने पारिवारिक रोगियों की चर्चा हमसे करते हैं। यह स्वाभाविक है कि आप एक चिकित्सक हैं और अगर आपके घर में कोई रोगी है तो वो अपेक्षा करता है कि हमारे घर के डॉक्टर ही हमारी दवा करें। लेकिन इसके साथ एक ह्यूमन साइकोलॉजी ये भी जुड़ी हुई है कि घर का जो वैद्य होता है वो अपने घर में वैद्य नहीं कर पाता है। ये पुरानी कहावत है कि दूसरे गांव का वैद्य अपने गांव का जोगी कहलाता है, यानी अपने गांव में उसकी कोई कद्र नहीं होती है, या एक कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है। तो प्रयास ये करिए कि अगर आपके घर का कोई रोगी है तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही उसकी दवा कीजिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां ही उसको दीजिए, लेकिन अपने किसी निकटवर्ती इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लीजिए। आप अपने बारे में, जैसे मैं बीमार होता हूं या मुझे कोई परेशानी होती है या मेरे घर में किसी सदस्य को परेशानी होती है, तो मैं अपने 1-2 वरिष्ठ साथियों से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक साथियों से सलाह लेता हूं। मैं दवा जानता हूं, मैं दवा देता भी हूं, लेकिन अपने घर के पेशेंट को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारी दवा नहीं कर रहा हूं, ये दवा मैंने फला चिकित्सक के माध्यम से नोट किया और ये दे रहा हूं, इसको खा करके देखो और इसका लाभ मिलेगा। तो आप जब अपने घर के रोगियों की चर्चा करते हैं तो प्रयास कीजिए
कि आप स्वयं वो दवा मत बनाइए, आप स्वयं वो दवा मत दीजिए। आप सलाह लीजिए दूसरे चिकित्सक से, दवा दूसरे चिकित्सक से बनवाइए और अपने घर के रोगी को दीजिए। रोगी आपका निश्चित रूप से ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे उसका विश्वास जमेगा और आपके परिवार के सदस्यों का विश्वास जमेगा। घर में अगर 10 सदस्य हैं तो हो सकता है कि 2 सदस्य आपके बारे में फुल कॉन्फिडेंस रखते हो, लेकिन 8 सदस्य कहते होंगे अरे भाई मेरा लड़का है, मेरे पति हैं, मेरे चाचा जी हैं, तो और उनको इन दवाओं पर विश्वास कराना होगा। तो ऐसी दशा में आप अपने वरिष्ठ चिकित्सकों की सलाह लें और आप उस पर दवा बना करके उनको दें। ये 2-3 मुख्य बातें थी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था। आज मैं किसी रोग पर आपसे चर्चा नहीं करना चाहता था। तो एक बार फिर चलते चलाते कि प्रत्येक रविवार को 12:30 बजे से 1:30 बजे तक हम गूगल मीट ऐप पर आपसे मिलेंगे और संबंधित विषय जो मैं लेकर के आऊँगा उस पर फिर मैं आपसे सवाल जवाब भी करूँगा और आप उस पर सवाल जवाब भी करेंगे। कल हम आपसे किसी नए रोग पर चर्चा रात में 10 बजे, अब हमारा एक समय मैंने फिक्स कर दिया कि रात में 10 बजे ही मैं आपको ऑनलाइन क्लास में आऊँगा। क्लास नंबर 94 यानी कल का क्लास रात 10 बजे। अब आपको मैं पूर्व नोटिस दूं अथवा ना दूं, आप इस बात को मान लें कि हमारा क्लास रात में 10 बजे ही चलेगा, क्योंकि 10 बजे आप भी खाली रहते हैं, मैं भी खाली रहता हूं। तो कल से हम रात 10 बजे किसी नए रोग पर चर्चा करेंगे। आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंस्टेंट रिजल्ट पर, क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज पर, एक ही रोग के बारे में हमने आपको अपने कुछ विचार रखे हैं। मैंने अपनी कोई बात आपसे थोपने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको अपना विचार दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।